कई साल पहले की बात है। सुमन नाम की एक लड़की अपने माँ पिताजी, 2 भाई और 3 बहनों के साथ रहती थी। सुमन बहुत ही होशियार लड़की थी। उसके माँ पिताजी मजदूरी का काम करते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिलती थी। तो सुमन का बड़ा भाई दिल्ली शहर भाग जाता है। अब सुमन अपनी तीनों बहनें, एक भाई और माँ पिताजी के साथ रहने लगी। जब तक वो पांचों छोटे थे तब तक उनके पिताजी ने उन्हें सरकारी स्कूल में जाने की अनुमति दी थी। दिन गुजर रहे थे। सुमन उनमें से सबसे छोटी थी। जैसे ही उसके बड़े भाई की चौथी की पढ़ाई पूरी हुई तो वो भी अपने माँ पिताजी की तरह मजदूरी के काम में जुट गया। सुमन की तीनों बहनें अपनी चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी कर घर के सारे काम सीखने लगी। अब जैसे ही सुमन की चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई तो उसके पिताजी उससे, सुमन, अब तुम्हारी चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आज के बाद तुम भी घर में ही रहोगी और अपने तीनों बहनों से घर का चूल्हा चौका संभालोगी। सुमन एक बड़ी ही जिद्दी लड़की थी। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसने अपने टीचर की सिखाई हुई सारी बातें ध्यान में रखी और वो ध्यान में रखकर अपने पिताजी से, पिताजी, टीचर ने बताया है कि जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक हमारा कोई भी ज्ञान अधूरा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है पिताजी। बिल्कुल नहीं सुमन, हमारे यहाँ लड़कियाँ सिर्फ चौथी तक ही पढ़ाई कर सकती है। आगे की पढ़ाई सिर्फ लड़के ही ले सकते हैं। और तुम तो हमारे घर के हालात को भी जानती हो। अब मैं तुम्हारे लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता। अब से तुम्हारी पढ़ाई इतनी ही है। नहीं पिताजी, मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। सरकारी स्कूल में ही जाऊंगी। आप मुझे ना ड्रेस दिलाओ और ना ही किताबें, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। सुमन एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, जिसने अपने पिता के साथ समाज का विरोध कर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद से आगे जाना चाहती थी। पढ़ लिख कर बड़ी बनना चाहती थी। वो अपने घर के हालात बदलना चाहती थी। अब उसने अपनी 7वीं कक्षा की परीक्षा पास की तो एक दिन गांव के सरपंच सुमन के घर आकर उसके पिताजी केशव से, अरे केशव, हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तुम्हारी बेटी वो अकेली है जो चूल्हा चौका छोड़कर पढ़ाई के पीछे लगी है। उसे जरा समझाओ। सरपंच जी, क्या बताऊं, मैं उसे पढ़ाई लिखाई के लिए घर से 1 रुपया भी नहीं देता, फिर भी हमेशा अव्वल आ जाती है। अब केशव जोर देकर सुमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सुमन अपने जिद पर ही अड़ी हुई थी। उसे समझ आ चुका था कि उसे अपनी शिक्षा के लिए अब कुछ न कुछ काम करना ही होगा। अब वो छुट्टी के दिन खेत में काम करने लगी और धीरे धीरे अपने लिए किताबें बटोरना शुरू कर दिया। वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ी थी। वो बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसने अब 12वीं कक्षा पास कर ली थी और एक संस्था की मदद से जॉब करने लगती है, जहां उसे 3000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जिसे देख उसके माँ पिताजी की आंखों से आंसू आने लगे। वो एक दिन अपने पिता से, पिताजी, हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई चारा नहीं है। अगर हर घर में एक इंसान पढ़ा लिखा हो तो घर में होशियारी आ जाए, समझदारी आ जाए। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। केशव भी सुमन को सपोर्ट करने लगा, जिसे देख गांव के लोग जलने लगे। इतना ही नहीं, वो अनपढ़ थे तो उनकी सोच भी कुएं के मेंढक जैसे ही थी। वो बार बार केशव से, अरे केशव, तुम्हारी बेटी गांव गांव जाती है काम संभालने। लड़की है भाई, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अब घर आकर केशव सुमन से, सुमन बेटी, आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। गांव के सभी लोग हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमसे शादी कौन करेगा? पिताजी, आप मुझे सिर्फ एक बार बीए कंप्लीट करने दो, फिर देखना जो लोग आज रिश्तेदारी के लिए हमें ना बोल रहे हैं वही आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। अब सुमन अपनी पढ़ाई पूरी कर जिस संस्था में काम कर रही थी वहीं पर ऊंचे स्थान पर पहुंच जाती है। वो गांव के लोगों को पढ़ाई का मतलब समझाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और गांव में महिलाओं की कई सारी समस्याएं होती है जिन्हें समझ वो उन्हें सॉल्व करने लगी। तो एक दिन दूसरे गांव से शंकर नाम का एक इंसान केशव से मिलने आता है और वो केशव से, केशव भाई साहब, तुम्हारी लड़की पढ़ी लिखी है तो हम चाहते थे कि उसकी शादी मेरे बेटे राजेश से हो जाए। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है
तो हम सोच रहे थे अगर कोई पढ़ा लिखा हमारे घर में आए तो कम से कम घर में कुछ बातें तो बदल जाए। अब केशव अपनी बेटी की शादी राजेश से तय कर देता है और बड़े ही सीधे सादे तरीके से शादी करता है। राजेश कपड़े सिलने का काम करता था। शादी के बाद भी सुमन अपना काम कर ही रही थी। उनका संसार बड़े ही अच्छे से खुशी खुशी चल रहा था। राजेश और सुमन की शादी को 4 साल बीत चुके थे। लोगों ने अब राजेश के मन में सुमन के बारे में जहर घोलना शुरू कर दिया। तब सुमन को एक बेटा था। अब राजेश सुमन को बहुत परेशान करने लगा। उसे नौकरी छोड़ने के लिए जबरदस्ती करने लगा। तो सुमन राजेश से, सुनिए जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैंने इस नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है, तो मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहना होगा। अरे गाँव वाले तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी गलत बातें करते हैं वो लोग। गांव वाले कह रहे हैं ना? क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? राजेश उस दिन बड़ा ही गुस्से में था, तो उसने सुमन को जोर से चपट लगाई। तभी सुमन गुस्से में अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। अब वहां जाने के बाद भी वो अपना काम करती ही रहती है और लोगों को शिक्षित करने का मार्ग ढूंढती रहती है। अब राजेश पंचायत बुलवाता है और गांव के पंचायत के सामने ये बात रखता है। वहां जाने के बाद पंचों में से एक, बेटी सुमन, राजेश तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इस बारे में तुम क्या सोचती हो? मैं राजेश जी के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं फिर से ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं ये काम करती रहूंगी और करती ही रहूंगी। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को ये समझा कर रहूंगी कि पढ़ाई की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। सुमन की सारी बातें सुनकर राजेश, अरे क्या अभी भी तुम्हारे दिमाग से नौकरी का भूत नहीं उतरा? हाँ, नहीं उतरा और ना ही कभी उतरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे लोग चांद पर जा पहुँचे हैं और आप लोग अपने बच्चों को 5वीं कक्षा तक भी पढ़ने नहीं देते। हमारे गांव के और आसपास के गांव के सभी बच्चे 5वीं कक्षा की पढ़ाई होते ही बाल मजदूर बन जाते हैं। आप लोग उनका बचपन छीन रहे हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही काम करते रहते हो। अगर पढ़ लिख कर सभी अच्छा काम करेंगे तो सबकी जिंदगी बेहतर बनेगी। किसी को एक दिन भी भूखे पेट नहीं रहना होगा। सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हमारे गांव के बच्चे भी बड़े बड़े ओहदों पर काम कर पाएंगे। मजदूरी की लाचारी में जीने से अच्छा है कि हम पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे यहीं पर सजा दे सकते हो। सुमन के ऐसे कहते ही गांव की सभी औरतें जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ये देख पंचों को भी सुमन की बात माननी ही पड़ी और वो बात सही भी लगने लगी। अब वो राजेश को ताकीद देते हैं कि अरे देखो राजेश, सुमन हमारे गांव को प्रगति की ओर ले जाना चाहती है, हमारा विकास करना चाहती है। आज के बाद तुम कभी भी उसका काम बंद करने की कोशिश मत करना, समझे? सुमन को बड़े ही इज्जत के साथ अपने गांव से विदा किया जाता है। वहां जाने से पहले ही सुमन के वावा गांव तक पहुंच चुकी थी। तो गांव के मुखिया खुद सुमन का स्वागत करने के लिए आगे आते हैं और उसके विचारों से प्रेरित होकर गांव में स्कूल में सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आह्वान करते हैं और सुमन का धन्यवाद भी देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और लगन से कोई भी अच्छा कार्य करना चाहे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करता है। जैसे इस कहानी में अंत में सुमन के संघर्ष में उसे सफलता मिली। स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था। साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है, ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है, साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपने सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन, नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी। राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है, ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था।
अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपने माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी के क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है। एक गांव में दो दोस्त सागर और मानव रहा करते थे। सागर बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और मानव बड़ा ही लालची किस्म का था। दोनों की चाय की रेडी थी, पर कुछ खास नहीं चल पाती थी। एक दिन सागर अपने मौसेरे भाई सोहम से मिलने के लिए जाता है। अरे सागर, कैसे हो भाई? घर पर सब कुशल मंगल तो है ना? मैं ठीक हूँ भाई, और घर पर भी सब कुछ ठीक ठाक है। बस मेरा व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अरे भाई, तुम्हें इस व्यापार में अगर अच्छी आमदनी नहीं मिल रही तो तुम किसी और चीज का व्यापार क्यों नहीं कर लेते? बात तो तुम्हारी सही है, पर किस चीज का व्यापार करूं? बाजार में तो हर तरह की चीजों का व्यापार करने वाले पहले से ही बहुत है। सागर, मेरे पास एक आइडिया है। भाभी कितना अच्छा पुलाव बनाती है, तो क्यों ना तुम उनके हाथ का बनाया हुआ पुलाव बेचो। तुमको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ऐसा स्वादिष्ट पुलाव कभी खाया ही नहीं होगा। अरे हाँ सोहम, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सोहम से वार्तालाप कर सागर घर के लिए लौट पड़ा। सागर की पत्नी बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती थी। अगले दिन से सागर ने सोहम की बात मानकर बाजार में एक रेडी लगाई और पुलाव बेचने लगा। जो भी उसके दुकान पर आता, सभी को पुलाव बहुत पसंद आता था और अब सागर अच्छे पैसे भी कमा लेता था। ये सब देखकर मानव को बहुत जलन होने लगती है। सागर अब दिन ब दिन मुझसे बहुत आगे बढ़ने लगा है। मुझे भी अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन मानव भी सागर के दुकान के पास रेडी लगाकर सस्ते दाम में पुलाव बेचने लगा है। धीरे धीरे सागर के कुछ ग्राहक मानव के पास जाकर पुलाव खरीदने लगे थे। ये सब होता देख सागर को बहुत बुरा लगता है। सागर अब किसी दूर गांव में जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। सागर के दूर गांव जाने की वजह से अब मानव की अच्छी आमदनी होती थी, पर हमारे पास चाहे कितने भी पैसे हो, हम कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी वजह से मानव के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है, अभी तो कोई मेरी बराबरी भी करने वाला नहीं है। अगर मैं पुलाव की थोड़ी मात्रा कम भी कर लूं, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे ज्यादा फायदा भी होगा। आखिर किसी के साथ तुलना करने के लिए यहाँ कोई है भी तो नहीं। अगले दिन से मानव ने पुलाव की मात्रा कम कर दी और लोगों को पुलाव कम देने लगा। लेकिन लोगों को तुरंत समझ में आने लगा था कि मानव ने अब पुलाव की मात्रा कम कर दी है। इसी वजह से लोगों ने अब मानव की रेडी पर आना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद सागर को ये खबर मिली कि कोई अब मानव से पुलाव नहीं खरीदता। इसीलिए अब सागर अपनी पहली वाली जगह पर आकर पहले जैसा पुलाव बेचने लगा। मानव के ठेले पर कोई ग्राहक ना आने के कारण अब उसका ठेला बंद हो जाता है। सागर मानव के पास जाकर मानव से कहता है, मानव, तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारा लालच ही तुम्हें कहाँ लेकर आया है। मुझसे गलती हो गई सागर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अरे कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं और दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। चलो, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मानव, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर पुलाव बेचे। तुम बहुत अच्छे हो सागर। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। शुक्रिया दोस्त। अरे मानव, आखिर दोस्त होते किस लिए है? भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सभी को मिले। अगले ही दिन से मानव और सागर ने मिलकर गांव में पुलाव बेचना शुरू किया। दोनों को एक साथ काम करता देख उस गांव के लोग अब उनके ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार एक गांव से बढ़कर कई और गांवों तक जा पहुंचा और दोनों दोस्तों ने आगे से हमेशा एक साथ रहकर बिना स्वार्थ किए बहुत अच्छे से कारोबार किया।